नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। 2025 का साल लगभग आधा तो निकल चुका है और इस दौरान ग्लोबल अनिश्चितताएं, महंगाई, कई ऐसे फैक्टर रहे जिसकी वजह से बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अब बाकी बचे साल के लिए क्या होनी चाहिए आपके निवेश की प्लानिंग, अभी कहाँ निवेश करना रहेगा सही, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस पर आए। स्वागत करते हैं आज के हमारे दो एक्सपर्ट्स का। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर हमारे साथ हैं। हेमंत जी और विश्वजीत जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु में आज। तो हम ये कह सकते हैं व्हाट अ ईयर 2025 हैज़ बिन टिल नाउ, मतलब 6 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं। तो अब तक तो काफ़ी इवेंटफुल रहा है और जो एक कह सकते हैं फ्लेवर जो हम इतने कई सालों से एक इन्वेस्टर ने शायद नहीं देखा होगा कई मार्केट के साइकिल में, वो साल के पहले 5 महीनों में नए निवेशकों ने और पुराने निवेशकों ने एक बार फिर से देख लिया। लेकिन इस सब के बीच हेमंत जी, आपसे ज़रा समझना चाहेंगे, आपका भी एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है बाज़ार में। अब इतने सारे जो हमने इवेंट्स देख लिए साल के पहले ही कुछ महीनों में, एज इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक पिछले कुछ, अगर हम 2025 की बात करें तो एक तरीके से मिक्स बैग है, या मैं कहूंगा कि निवेशकों के लिए थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि काफी सारे निवेशक जो पिछले कुछ सालों में आए उन्होंने इस तरह की मार्केट नहीं देखी थी, और जो ऑब्वियसली जो नए निवेशक हैं उनके लिए एकदम ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का थोड़ा सा माहौल है। लेकिन आई थिंक उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एज एन इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में लगाएं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजार में थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज है, स्पेशली अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो ये समझना जरूरी है कि मेन जो इशू है इस समय पे वो एक तो यूएस टैरिफ का इशू है। काफी सारे देशों में ऑब्वियसली कोई सर्टेनिटी नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपनी गाइडेंस नहीं दे पा रही, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कितना टैरिफ लगेगा, किस पे लगेगा और कब लगेगा। तो ये अनसर्टेनिटी है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, वहां पे भी अगेन मिक्स बैग है। कभी हमें लगता है कि चीजें सॉल्व हो रही हैं, लेकिन कभी हमें लगता है कि नहीं, अभी सॉल्व नहीं हो रही है, शायद और समय लगेगा। तो ये तो हो गया ग्लोबल मार्केट का। ऑफ कोर्स हमारी मार्केट पे भी जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उसका असर होगा, और हो भी रहा है। ऐसा नहीं कि हम हमारे पे कोई असर नहीं होगा, डेफिनेटली हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें देखना होगा कि हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स कितने स्ट्रांग हैं। देखिए, दो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जिस तरह की हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखी पिछले क्वार्टर में 7.4, काफी अच्छा आंकड़ा है, मुझे लगता है काफी कॉन्फिडेंस देता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन में अच्छा खासा कंट्रोल है। हमने ऑलरेडी आरबीआई के 2 रेट कट देखे हैं, और अभी जो आरबीआई की मीट होने वाली है, उम्मीद है कि वहां पे 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट आ सकता है। कंपनीज के रिजल्ट अच्छे हैं, काफी पॉकेट्स में तो काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि वहां पे अर्निंग अपग्रेड्स भी हो रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है हमारे लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मॉनसून की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि अच्छी मॉनसून रहेगी। तो देखिए, हमारा जहां तक डोमेस्टिक फ्रंट का सवाल है, हमारी मार्केट्स इम्पैक्ट जरूर है ग्लोबल मार्केट्स का, रेंज बाउंड रह सकती हैं कुछ समय तक। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए हमारी मार्केट को अच्छा करने के लिए, वो है। तो अगर आप एक इक्विटी के निवेशक हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, आपने अपना टाइम होराइजन अच्छे से डिफाइन किया है, एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखा है कि लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में जाए, मीडियम का हाइब्रिड में, और शॉर्ट टर्म का डेट या डेट रिलेटेड में, तो फिर आपको, मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ भी घबराने की जरूरत है। अगर आप नए निवेशक भी हैं, अगर आपने क्लैरिटी के साथ इन्वेस्ट करना शुरू किया है, आप बहुत क्लियर है कि हमें कितने समय तक जाना। देखिए स्वाति, अगर मैं 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं मान लीजिए, तो आज की मार्केट या 3 महीने की मार्केट अगर वॉलेटिलिटी रहती भी है, क्योंकि वो एक तो नेचुरल फिनोमिनन है, अलग अलग कारणों से मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, उससे हमें अपने प्लानिंग में कुछ भी डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आप अपने जो भी आपने ग्रोथ पाथ रखा है, अपना जो इन्वेस्टमेंट का जो पाथ रखा है, उस पर आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो आपको किसी भी मार्केट वॉलेटिलिटी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो विश्वजीत जी, ऐसे में अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी शाइनिंग है, तो जो ये 2025 का बचा हुआ टाइम है, उसके फंडामेंटल्स आपकी नज़र में, हम स्ट्रैटेजी भी समझेंगे आपसे, पर एक ओवरव्यू आपसे पहले जानना चाहेंगे, उसके फंडामेंटल्स आने वाले टाइम में आपको भारत के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए कैसे लग रहे हैं?
देखिए बिल्कुल स्वाति जी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया इज ओएसिस इन द डेजर्ट। आज की तारीख में अगर हम देखें तो रिलेटिवली, अगर जैसा हेमंत जी भी बोल रहे थे कि हो सकता है ग्लोबल का इम्पैक्ट आए, थोड़ा बहुत हमारे पे भी आए, बट रिलेटिवली हमारे पे इम्पैक्ट कम आएगा। और इंडियन मैक्रोज अगर हम देखें तो बहुत सॉलिड है, स्ट्रांग है। चाहे वो जीएसटी कलेक्शन है, चाहे वो मॉनसून है जैसे आपने आपको बताया, चाहे वो अगर हम देखें जीडीपी का ग्रोथ है, तो वो सब चीजें बहुत सॉलिड है। फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में है। और मैंने अपने जीवन काल में पहली बार देखा है कि यूएस का इन्फ्लेशन ज्यादा है और भारत का इन्फ्लेशन कम है। तो ये बहुत सारे चेंजेस हैं। अगर हम डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स को भी देखें, इंडिया पाक जैसी वॉर हुई, ऑलमोस्ट वॉर थी, लेकिन वहां पर भी हमारा बाजार नहीं गिर रहा है। तो हम बहुत सॉलिडली रेजिलियंट है। तो मेरे हिसाब से आने वाले 6 महीने या अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो हो सकता है रेंज बाउंड रहे, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत ब्राइट है। तो जैसा अभी हेमंत जी भी बोल रहे थे, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी में अपना एलोकेशन कर सकते हैं। तो वही आपको ध्यान रखना है कि अपनी एसआईपी इंटैक्ट रखनी है, चाहे बाजार ऊपर नीचे जाए। यही समय है कि आपका वॉलेटिलिटी का आप एडवांटेज ले सकते हैं एसआईपी के थ्रू। और अगर कहीं से कहीं थोड़ा बहुत डिप आता है तो जरूर उसमें निवेश करें। यही मैं एक ये भी कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल इक्विटीज में जो लोगों का रुझान रहता था जैसे यूएस में है, तो मेरे ख्याल से वो वाला जो एलोकेशन है वो कम किया जा सकता है और डोमेस्टिक इक्विटी पे ज्यादा फोकस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ब्राइट स्टार्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्वाति जो इक्विटी मार्केट के लिए होता है वो है कंपनीज के रिजल्ट्स। अगर वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छे नंबर दिख रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इक्विटी बाजार कैसा रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी ऑल टाइम हाई है, क्योंकि जियो पोलिटिकल इश्यूज है, रहेंगे, थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, बट हमारे जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ से आप लॉन्ग टर्म अगर आप निवेश करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समय है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत भी कर सकते हैं। वही देखना है कि अगर 5 से 7 साल का टाइम होराइजन है तो प्योर इक्विटी फंड्स पर निवेश करें, अदरवाइज हाइब्रिड कैटेगरी में 3 से 5 साल के लिए आप निवेश करें। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी बना के रखें तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहेगा निवेश। बिल्कुल सर। हेमंत जी, अभी ऐसे कई निवेशक हैं जिन्होंने इस साल की शुरुआत में ही इन्वेस्ट किया हो, या कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने शायद अभी इन्वेस्टमेंट करने की सोची हो। कई ऐसे इन्वेस्टर भी हैं जिन्होंने 2020 में इन्वेस्ट किया हो, तो 5 साल का एक बड़ा साइकिल उन्होंने देख लिया, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव का। अभी क्या बाजार में पैसा लगाने का सही समय आपको नज़र आ रहा है इस वॉलेटिलिटी के बीच? देखिए स्वाति, आपने दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिसकी आपने बात की। जैसा आपने कहा कि अगर किसी इन्वेस्टर ने 4-5 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया है, ऑब्वियसली उन्होंने देख लिया है कि मार्केट में उतार चढ़ाव होंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, कारण बदलते रहते हैं, बट ओवर द लॉन्गर टर्म मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है निवेशकों के लिए कि वो इसमें बने रहें। ये शायद जो निवेशक बहुत रिसेंटली आए हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट जैसा मैंने कहा कि देखिए, एक इन्वेस्टमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, ये एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, राइट? तो अपना प्रोसेस शुरू करने के समय अगर मार्केट में उतार चढ़ाव है भी, तो उससे आपके प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इक्विटी की जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और स्पेशली अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे कि जितनी मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी उतना ही आपको डिसिप्लिन तरीके से एवरेजिंग का फायदा होगा। यानी ये आपके आपके पास मौके हैं कि आप अलग-अलग लेवल पे जब इन्वेस्ट करते हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे आती है, और इन द लॉन्ग रन अगर आप अपना प्रोसेस अनइंटरप्टेडली बिना रुकावट के अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके रिटर्न जो है वो कहीं बेहतर होंगी। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जैसे मैंने पहले भी कहा, एज एन इन्वेस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी एसेट एलोकेशन क्या हो। और एसेट एलोकेशन स्वाति इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो दो चीज बताती है आपको। एक तो ये कि आप अपने पोर्टफोलियो में कितना रिस्क ले रहे हो, कितनी इक्विटी है, कितने डेट है, कितना हाइब्रिड है, और आप अपने पोर्टफोलियो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो रिटर्न जो है वो होंगे इन लाइन विद योर एसेट एलोकेशन। तो अगर आप बेसिक इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी निवेशक के लिए करंट मार्केट सिचुएशन कोई एक डोमिनेंट फैक्टर होना चाहिए उनके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए। तो आई थिंक अपने अपने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, अपने रिस्क प्रोफाइल पे ध्यान दीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए। जैसा मैंने कहा, मार्केट में वॉलेटिलिटी नेचुरल है, और ओवर द लॉन्गर टर्म मार्केट ही एक स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा आप कह सकते हैं वहां पे इतना पोटेंशियल है कि वो आपको इन्फ्लेशन को बीट करके पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न दे सके। तो एक अहम हिस्सा है
लेकिन कितना समय है उसके हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन कीजिए। शॉर्ट टर्म का पैसा इक्विटी में मत लगाइए, लॉन्ग टर्म का पैसा कंजर्वेटिवली इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। विश्वजीत जी, एक सवाल जानना बेहद ज़रूरी है, वो ये है कि अभी हम मिड ईयर में हैं और क्या ये अभी एक रिव्यू या पोर्टफोलियो रीबैलेंस का अच्छा टाइम है? क्योंकि बाजार की वैल्यूएशंस भी काफ़ी बदली है, एसेट एलोकेशन की बात हेमंत जी ने की, वो भी काफ़ी ऊपर नीचे हुई होंगी, तो क्या अभी पोर्टफोलियो रीबैलेंस करें? बिल्कुल स्वाति जी, साल में अगर आप एक बार या दो बार अपना पोर्टफोलियो रिविजिट करते हैं तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी। आप एक्टिव रहते हैं, आपको पता है कि कौन से फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या क्या स्ट्रैटेजी है, आपको लार्ज कैप फोकस करना चाहिए या मिड कैप फोकस करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एसेट एलोकेशन बिल्कुल मंत्रा है। और ये 90% जो पोर्टफोलियो का सक्सेस है वो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज पे रहता है, जो बहुत सारे निवेशक नहीं करते हैं। नॉर्मली लोग देखते हैं कि रिटर्न्स को चेज करते हैं और कई बार बहुत ज्यादा स्मॉल कैप में एक्सेसिव पैसा लगा देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वो समय है कि आपको देखना है कि बाजार में एक उतार चढ़ाव रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी। तो उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो आपको इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से अगर अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है या एग्रेसिव इन्वेस्टर है, उसी के हिसाब से आपको अपनी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी देखनी चाहिए और रिविजिट हर 6 महीने में करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समय है पोर्टफोलियो रिविजिट करने का और एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को बराबर दुरुस्त करने का, ताकि आप कहीं ज्यादा एक्सेसिव रिस्क ना ले रहे हो और या ज्यादा कंजर्वेटिव भी ना हो। तो मेरे हिसाब से दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आएगा। अगर आपको लगता है कि आगे वॉलेटिलिटी है तो आप उसके हिसाब से अपना रिस्क प्रोफाइल देखिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित है तो मेरे ख्याल में जैसा हेमंत जी ने बोला, ये छोटे मोटे इवेंट्स आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न इंटैक्ट। बिल्कुल। हेमंत जी, आपके पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे? देखिए, अगर हम इक्विटी की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंपॉर्टेंट है कि आप एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। फॉर्चुनेटली ऐसी कैटेगरीज हैं जैसे कोटक मल्टी कैप, जो मल्टी कैप कैटेगरी में, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन कोर, ये दोनों के दोनों जो है वो लार्ज एंड मिड कैप में है। इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, लेकिन कंसंट्रेटेड बेट्स है, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड जो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जहाँ पे बायस जो है वो लार्ज कैप के ऊपर है। तो आई थिंक ये एक ऐसा पोर्टफोलियो, ऐसे फंड्स हैं जो कोई भी निवेशक जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या नए हो, इन में से कुछ फंड्स को डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता ओके, चलिए, ये रहा आपके लिए फंड रिकमेंडेशन आपके पसंद के हिसाब से कि आपको कहां पर कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आइए पहले कॉलर से बात करते हैं। मयंक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? चालू है। नयन, सवाल पूछिए। नमस्कार। हाँ जी जी, पूछिए सर। सवाल ये है कि मुझे 2 करोड़ रुपीस चाहिए 10 इयर्स में, तो और मेरी 25,000 की SIP चालू है। SIP की लिस्ट आपको दिख रही होगी, तो उसमें Yes. लॉन्ग टर्म के लिए मुझे 10 इयर्स के लिए आई एम ओके। और कुछ एडवाइस करिए कि इसमें कंटिन्यू रखूँ या कुछ चेंजेस करूँ। अभी मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 25 लाख का कॉर्पस है। और कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं नयन? कुछ स्टॉक में मैं 2017 से कर रहा हूँ और कुछ में मैंने 2023, 24 और 25 में डाला है। ओके, और टारगेट जरा बताएंगे एक बार फिर से कि टारगेट क्या आपने अपने लिए सेट किया है? टारगेट मुझे 10 इयर्स में 2 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ सर, 10 इयर्स में 3 करोड़। ओके, 10 ईयर में 3 करोड़ टारगेट है। हेमंत जी, आप बताएंगे नयन को कि क्या व्यू है आपका इनके पोर्टफोलियो पर? है। तो डिटेल शायद मेरे पास नहीं है। ओके, सॉरी विश्वजीत जी, आप प्लीज बताइएगा। जी बिल्कुल। सो नयन, अगर मैं आपका पोर्टफोलियो देखता हूँ तो थोड़ा यूनिक है पोर्टफोलियो, क्योंकि 60% पैसा आपने वैल्यू स्टाइल फंड्स पे रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एग्रेसिव है। अगर आप वैल्यू स्टाइल की तरफ देखें तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा और इसको डिफरेंट एसेट क्लासेस में या डिफरेंट स्टाइल्स में निवेश करना चाहिए। तो और जो आपका जो गोल है 3 करोड़ का, वो भी काफी एग्रेसिव है। आप करीब करीब 25,000 की SIP कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम 12% का CAGR लेके चलते हैं, तो 10 वर्ष में करीब करीब ये 58 लाख रुपए बनता है।
तो आपको कम से कम 1,30,000 की SIP चाहिए होगी अगर आप 3 करोड़ के लक्ष्य तक जाना चाहते हैं। तो वही आपको देखना होगा कि कहाँ से आप कॉर्पस और इंक्रीज कर सकते हैं या अपनी SIP को कितना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आप अपने गोल के नजदीक पहुंच सके। कितना भी एग्रेसिव हो, मिड कैप स्मॉल कैप कितना भी ज्यादा बढ़ा लें तो भी मुझे लगता है थोड़ा सा एग्रेसिव है, या तो आपको थोड़ा टाइम होराइजन इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है तो मैं थोड़ा सा बदलाव उसमें करूंगा। जो आदित्य बिरला प्योर वैल्यू फंड में आपने करीब करीब 13,000 रुपए निवेश कर रखे हैं, तो मेरे हिसाब से आपके पास ऑलरेडी ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड है जहाँ पे 2,500 रुपए आपने निवेश किया तो उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 3 या 4,000 रुपए कर सकते हैं। बट 13,000 रुपए ICICI आदित्य बिरला प्योर वैल्यू फंड में शायद इसकी आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से निकल सकते हैं। इसकी जगह आप 5,000 रुपए आदित्य बिरला के फ्रंटलाइन इक्विटी जो कि एक लार्ज कैप फंड है, और उसके अलावा उसमें 3,000 रुपए जो मोतीलाल मिड कैप में आपको केवल 1,000 रुपए निवेश किया हुआ है, तो इसको बढ़ा सकते हैं, 3-4,000 रुपए तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में भी आप इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि ये लार्ज मिड कैप कैटेगरी है, तो ये भी आप इसमें इन्वेस्टेड भी रहें और बढ़ाएं। जहां से आपको निकलना है मेरे हिसाब से वो थोड़े थीमेटिक फंड्स आपने ज्यादा ले रखे हैं जिससे ओवरऑल पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिस्की है। तो एक्सिस मैन्युफैक्चरिंग, SBI मैग्नम मिड कैप और SBI PSU फंड यहाँ से आप निकल सकते हैं। तो क्योंकि एक और मिड कैप हमने ले ही रखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, तो 2 मिड कैप फंड की आवश्यकता नहीं है। निपॉन मल्टी कैप में भी आप पैसे बढ़ा सकते हैं, 1,000 का 2,000 रुपए तक ले जा सकते हैं। और इसके अलावा टाटा स्मॉल कैप में आप 5,000 रुपए तक इंक्रीज करें, पॉइंट स्मॉल कैप से निकल जाए तो 2 स्मॉल कैप की आवश्यकता नहीं है। तो इससे थोड़ा पोर्टफोलियो भी कंसोलिडेट हो जाएगा और डिफरेंट एसेट डिफरेंट मार्केट कैप्स में और डिफरेंट कैप्स में डिवाइड हो जाएगा। तो केवल एक ही कैटेगरी में नहीं रहेगा कि वैल्यू स्टाइल में आपने बहुत अधिक निवेश किया हुआ। तो मेरे ख्याल में ये बदलाव आप करें, डिफरेंट कैटेगरीज में बढ़ाएं, डाइवर्सिफाई करें ताकि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क भी कम रहेगा और मेरे हिसाब से अच्छे रिटर्न्स भी आपको वहां पे देखते होंगे। ओके नयन जी, ऑल द वेरी बेस्ट। दुर्गा प्रसाद जी अगले कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है सर। बताइए क्या जानना चाहेंगे पोर्टफोलियो के बारे में। मैडम, एक्चुअली मैं एक क्वारी डाला था आपको मेल में और व्हाट्सएप में। मैं एक्चुअली 4 जी जी बिल्कुल। हेलो, बोलिए 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 सर, बोलते रहिए। हाँ, एक्चुअली मैं मेरा एक रेगुलर स्कीम था 7 एक मैग्नम मिड कैप वाला है और SBI फ्लेक्सी कैप है और नेपाल इंडिया लार्ज कैप है, एक्सिस बैंक क्वार्टर फंड है। वो चारों रेगुलर था, चारों को चारों में 7 साल के बाद होल्ड किया हूँ, पैसा विथड्रा नहीं किया, पैसा मार्केट में है। उसके अलावा फिर से मैं अच्छा ठीक है, मोतीलाल मिड कैप वाला डायरेक्ट और बंधन स्मॉल कैप डायरेक्ट और नेपाल इंडिया लार्ज कैप डायरेक्ट खोला। ऑलरेडी मेरे पास कांट्रा फंड है 2 साल से है और परागपारी का फ्लेक्सी कैप है 4 साल से। वही मेरा वो ठीक है। ये आपके सारे रेगुलर प्लान है आपने बताया ना सर? ऊपर वाला 4 रेगुलर प्लान है, नीचे वाला सब डायरेक्ट प्लान में। ठीक है, ओके ठीक है सर। मैं अब सीधे आपका सवाल का जवाब लेती हूँ हेमंत जी से। सर कैसा लग रहा है उनको प्लान? वेल्थ क्रिएशन का टारगेट है इनका। इस वक्त देखिए, जैसे उन्होंने कहा, इनके पोर्टफोलियो के 2 हिस्से हैं। एक वो है जहां पे पहले SIP कर रहे थे, रेगुलर प्लान में उन्होंने बंद कर दिया है, और अभी 5 फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्ट प्लान में कर रहे हैं। तो पहले वहां पे SIP अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पहले मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। अभी के जो इनके फंड चुने उन्होंने, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एक कॉन्ट्रा फंड, आई थिंक सारे के सारे फंड बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता नहीं कि इनको अपने इस पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो एलोकेशन है फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप पे, वो मुझे लगता है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप, मिड कैप में कम है। तो उसको थोड़ा सा रीबैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि करंटली सिर्फ 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 15,000 में से इन 2 फंड में हो रही है, जो अराउंड 20% है। तो उसको बढ़ाने की जरूरत है, या तो SIP बढ़ाएं उससे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे उन्होंने कहा कि 4 फंड जहां पे उन्होंने अपनी SIP को जो बंद किया था, वो जो कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ पिछले 4 साल या 5 साल में, जितना भी समय उन्होंने अपनी SIP की, वो जो पैसा, और चारों फंड मुझे लगता है उसमें बदलाव करने की जरूरत है। उसमें एक ही फंड कॉमन है, निपॉन लार्ज कैप, जो पहले भी था और जो अभी भी है। मेरा ये मानना है कि 2 चीजें देखनी है आपको। एक, कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि 100 लाख तक का कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है। तो अगर आप जो पहले की इन्वेस्टमेंट है उसको अगर आप निकाल के इन एग्जिस्टिंग फंड में लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टैक्स नहीं होगा, एक्सेप्ट जो इन्वेस्टमेंट आपने SIP से पिछले 1 साल में की है, वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, वो आपको ध्यान में रखना है, और एग्जिट लोड हो सकता है। तो वो देख के अगर आप देखें
तो मुझे लगता है कि वहां से आप निकाल के ये जो 2 फंड्स हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, उसमें आप डायरेक्ट प्लान के अंदर क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे आप ऐड कीजिए। 60% पैसा जो है वो फ्लेक्सी कैप में जा सकता है, 40% लार्ज कैप में जा सकता है। तो जो हम इम्बैलेंस देख रहे थे एलोकेशन में लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में, वो ठीक होगा। और जैसा मैंने कहा, जब भी अगर आप SIP बढ़ाएं तो कोशिश कीजिए कि उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके से ओके सर, पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, थोड़ा सा जी रीबैलेंस कीजिए, सही रहेगा। ऑल राइट दुर्गा जी, ऑल द वेरी बेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बातचीत को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। हमारे साथ एक और कॉलर है बलजिंदर सिंह। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं। क्या जानना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो के बारे में? हेलो जी सर, पूछिए सवाल। बलजिंदर जी सवाल पूछिए। अच्छा, शायद सर को आवाज नहीं जा रही है। 42 साल के हैं बलजिंदर जी, जब तक उनका वॉइस कनेक्ट होता है। अराउंड 26,000 के SIP कर रहे हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू भी लगभग 9 लाख की बन चुकी है इनकी। पोर्टफोलियो चाहते हैं रिव्यू करें। पराशर जी आप देखिएगा सर प्लीज। बच्चे की शादी करनी है, 11 साल के बाद 60 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। दूसरे बच्चे की भी शादी है, 16 साल के बाद लगभग 70 लाख का इन्होंने टारगेट रखा है। और रिटायरमेंट 17 साल के बाद 1 करोड़ तक का कॉर्पस ये चाहते हैं कि इकट्ठा करें। कुछ फंड्स भी हैं इनके पोर्टफोलियो में। फ्लेक्सी कैप है, कॉन्ट्रा, इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, एक सेक्टोरल फंड भी है, स्मॉल कैप एक और रखा है, क्वांट और इंफ्रा फंड, सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स भी काफ़ी हैं। बताइए सर कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? ये बिल्कुल स्वाति जी, अगर उनका गोल देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया, कम से कम रिटायरमेंट का। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर 17 साल बाद 1 करोड़ का रिटायरमेंट प्लान है तो हो सकता है शायद वो थोड़ा आज की वैल्यूएशन देख रहे हैं या कंजर्वेटिव है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को ऐड करें तो ये करीब करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए चाहिए होगा अगर आज के 1 करोड़ की वैल्यूएशन लेके चल रहे हो। बहरहाल जो भी इन्होंने अभी गोल्स रखे हुए हैं, सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने गोल सेट किए हुए हैं और डिफाइन किया हुआ है कि इतना पैसा चाहिए। तो जो इनके पहले बेटे की शादी है उसमें उनको 60 लाख रुपए चाहिए। तो इनका जो 9 लाख का कॉर्पस है, 9,10,000 का कॉर्पस है, अगर हम 12% का CAGR लेके चले 16 वर्ष के लिए तो ये करीब करीब 31,65,000 बन जाता है। तो थोड़ा सा शॉर्टफॉल है, उसके लिए इनको 11,000 रुपए की SIP चाहिए होगी ताकि ये पहले गोल को अचीव कर सके। तो दूसरा गोल है वो 16 वर्ष के बाद है, उसके लिए इनको पैसा चाहिए 70 लाख के करीब 16 वर्ष के लिए, 16 वर्ष के बाद। तो वहां पे भी अगर हम 12% का CAGR लेके चले तो करीब करीब 12,000 रुपए की SIP इसी गोल के लिए चाहिए। और जो तीसरा गोल है जो 1 करोड़ का है, जो रिटायरमेंट का है इनका 17 साल का, उसके लिए इनको 15,000 रुपए की SIP अलग से चाहिए। तो अभी ये 26,000 की SIP कर रहे हैं, इनको करीब करीब 38,000 की SIP चाहिए, यानी कि 11-12,000 रुपए इनको और बढ़ाने होंगे ताकि ये अपने गोल के अचीव कर सके, जो भी इन्होंने 3 गोल्स डिफाइन किए हुए। और जो पोर्टफोलियो है अगर उसको देखें तो थोड़ा सा बदलाव करना चाहूंगा। जो क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड है वहां से निकलकर ये मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड में जा सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने छोटे छोटे 500 रुपए की SIPs कर रखी है कुछ थीमेटिक फंड में और एक SBI स्मॉल कैप फंड में, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक स्मॉल कैप फंड है निपॉन इंडिया का। तो वो 3 फंड्स की आवश्यकता नहीं है। 500 रुपए की जो 3 फंड्स है, ये सारा पैसा 1,500 रुपए ये भी मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड में ऐड कर सकते हैं। तो बाकी जो फंड्स हैं वो काफी अच्छे हैं, चाहे वो पराग पारिक है, ये SBI कॉन्ट्रा है, या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, ये कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, उसमें निवेशित रहे और जितना हो सके इन्हीं 4-5 फंड्स पे अपना निवेश बढ़ाए। SIP जो बढ़ानी है 10-12 हजार, इन्हीं 5-6 फंड्स में बढ़ाए और अपने गोल को अचीव करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके जी बलजिंदर जी, आई एम श्योर आप हमें सुन रहे होंगे। थोड़ा सा आप बदलाव करें अपने पोर्टफोलियो में, थोड़ा आप टारगेट भी बढ़ाएं, थोड़ा जो जितना पैसा इकट्ठा करना है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और SIP उसे अकॉर्डिंगली सेट करें। थैंक यू सो मच हेमंत जी और विश्वजीत जी, आप दोनों का हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।